अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था 9.4, आज हम सॉल्व करेंगे 9.5 ए। तो आज की वीडियो में हमने जो है वही काम करना है जो कि हम पिछले वीडियोस में करते हुए आ रहे हैं 9 चैप्टर में, जो कि था इनकम स्टेटमेंट और उसके साथ बैलेंस शीट बनाना। तो ये सवाल भी वैसा ही है। तो चलिए बिना किसी टाइम ज़ाया किए 9.5 ए शुरू करते हैं। The following is a trial balance of TON as at 31st March 20x9. Draw up a set of financial statements for the year ended 31st March 20x9. अब आप इसमें देख सकते हैं इन्होंने बोला है ड्रॉ अप अ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब इन्होंने हमें डायरेक्ट नहीं बोला कि हाँ कि हमें इनकम स्टेटमेंट या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है या बैलेंस शीट बनानी है। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। इन्होंने बोला है ड्रॉ अप अ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जब आपको ये बोला जाए ना सवाल में कि आपको सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, तो इसका मतलब यही होता है कि आपको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनानी है। एक होती है इनकम स्टेटमेंट और एक होती है बैलेंस शीट, जो कि आपके ट्रायल बैलेंस से बनती है। तो ये हो गया आपका सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इस सवाल में हमें इनडायरेक्ट वे में बोला गया है कि आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और जो है आपको उसी के साथ साथ बैलेंस शीट बनानी है। तो चलिए ये सवाल हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रायल बैलेंस में हमें बहुत सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, स्टॉक्स दिए हुए हैं, ओपनिंग क्लोजिंग वगैरह। तो इसी के साथ नीचे हमेशा की तरह मैंने जो है स्ट्रक्चर इनकम स्टेटमेंट का यानी कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का तैयार रखा है। सबसे पहले हमारे पास सेल्स होती है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास सेल्स क्या दी हुई है। तो सेल्स की वैल्यू हमारे पास जो दी हुई है वो है 2,76,400, जो कि आपके सेकंड नंबर पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सेल्स की वैल्यू लिख देता हूँ 2,76,400। उसके बाद आपके पास आता है सेल्स रिटर्न, जिसको आप रिटर्न इनवर्स भी बोलते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर रिटर्न इनवर्स नहीं दिया हुआ, तो यानी कि हमने जो भी सामान सेल किया था वो कोई भी रिटर्न नहीं आया। तो मैं यहाँ पे रिटर्न इनवर्स में ज़ीरो लिख देता हूँ। लेकिन अगर आपके सवाल में रिटर्न्स नहीं होता सेल्स रिटर्न वगैरह, तो आप उसको मेंशन ही ना करें अपने इनकम स्टेटमेंट में। लेकिन ये मैं पुराना फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ पिछले सवाल का, तो मेरे पास लिखा हुआ था सेल्स रिटर्न, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ज़ीरो लिख दिया है। लेकिन जब भी आप एग्ज़ाम वगैरह में सॉल्व कर रहे हैं तो आपको रिटर्न इनवर्स वगैरह नहीं दिख रहा हो, तो आप उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर लिख भी दिया हो तो ऐसा कोई इशू नहीं है, आप उसकी जगह पे ज़ीरो डाल दें, लेकिन कोशिश करें कि ना लिखें। तो उसके बाद हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसमें सबसे पहले आपके पास क्या ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री दी हुई है, तो वो आपके पास दी हुई है, जो कि आप मेंशन कर देंगे। 2000x8 यानी 1 अप्रैल की इन्होंने दी हुई है 52,800, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 52,800। उसके बाद आपके पास परचेजेस आपने कितने की थी 1,41,300, 1,41,300। उसके बाद आपको जो उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है वो है रिटर्न आउटवर्ड यानी कि परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न की वैल्यू आपके पास है 2408, तो 2408। और अगर आपको ये परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड्स या कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स ये सब समझना है तो आप मेरी 9.1 वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में समझाया था इन सब का मतलब कहाँ यूज़ होते हैं, क्या मतलब होता है इनका अकाउंटिंग्स में वगैरह वगैरह। तो आप वो वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद आपके पास है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री, जो कि हमारे पास दी हुई है 31 मार्च के बाद जो हमारा माल बचा हुआ था वो था 58,440 का, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। उसके बाद आपके पास आता है कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड्स हमारे डिलीवरी चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, जब आपके सप्लायर से माल आता है तो वो 1350 दिए हुए हैं, तो 1350 में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो आपके पास जो टोटल वैल्यू आई है सेल्स में से परचेजिंग को माइनस करके यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करके जो एक्चुअल कॉस्ट थी वो आई है, ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ चुका है 1,41,798। अब इसमें मैं एक्सपेंसेस 8 ऐड करूँ, एक्सपेंसेस को माइनस करूँगा ताकि मेरे पास नेट प्रॉफिट आ जाए। तो एक्सपेंसेस लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सपेंस मेरे को जो यहाँ पे दिख रहा है वो है कैरेज आउटवर्ड। तो मैं पहला एक्सपेंस लिख लेता हूँ कैरेज आउटवर्ड्स, जिसकी वैल्यू जो है मुझे दी हुई है कैरेज आउटवर्ड्स की 5840, 5840 पाउंड। उसके बाद आपके पास दूसरा एक्सपेंस कौन सा है, वेजेस एंड सैलरीज एंड बिजनेस रेट्स। तो मैं दोनों को एक साथ लिख देता हूँ, वेजेस एंड सैलरीज एंड बिजनेस रेट्स। तो
आपके पास सैलरीज वाली की वैल्यू है 63,400 और नीचे है 3,800। 63,400, 8,300, 38 है ये। उसके बाद आपके पास फर्दर एक्सपेंस दिए हुए हैं, कम्युनिकेशन एक्सपेंस, कमीशंस पेड। कम्युनिकेशन एक्सपेंस, कमीशन पेड। तो कम्युनिकेशन एक्सपेंस आपके पास है 1930 और वो है 1830। 1930, 1830। उसके बाद आपके पास एक्सपेंस है इंश्योरेंस और सनड्राई एक्सपेंसेस। इंश्योरेंस, सनड्राई एक्सपेंस। सनड्राई की वैल्यू मैंने देख ली थी 208 पाउंड, उस वाले की मैंने नहीं देखी। 1830 आपकी इंश्योरेंस की थी, 714 थी कम्युनिकेशन की। 714 थी। ये वैल्यूज़ थी। कम्युनिकेशन की मैंने गलत पढ़ ली थी। कम्युनिकेशन की थी 714 पाउंड, कमीशन पेड की थी 1930 पाउंड, इंश्योरेंस की थी 1830 पाउंड। तो आपके पास जो नेट प्रॉफिट आया है सारे टोटल एक्सपेंस को सबट्रैक्ट करके वो आया है 64,076 पाउंड। तो अब ये नेट प्रॉफिट हमारा फर्दर इस्तेमाल होगा बैलेंस शीट में, जो कि बैलेंस शीट मैंने यहाँ पे नीचे तैयार रखी। ये बेसिक फार्मूलाज हैं जो हम शुरू से यूज़ करते आ रहे हैं। ये है आपकी बैलेंस शीट TONs की, जिसमें हमें सबसे पहले चाहिए होते हैं करंट एसेट्स। तो हम देख लेते हैं हमारे ट्रायल बैलेंस में करंट एसेट्स कौन कौन से गिवन हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कैश और बैंक में जो कैश होता है। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ कैश एंड बैंक। तो इनकी वैल्यूज़ भी साथ देख लेते हैं। कैश की वैल्यू है आपके पास 276 आपके पास कैश है। और बैंक में आपके पास जो अकाउंट में पैसे पड़े हैं वो हैं 31,420। उसके बाद आपके पास जो एक होगा वो डेप्टर्स होगा करंट एसेट में, और एक होगा स्टॉक, जो कि हमेशा ये 4 होते हैं। तो डेप्टर्स की वैल्यू हम यहाँ पे देख लेते हैं। डेप्टर्स की वैल्यू है 45,900। डेप्टर्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 45,900। उसके बाद है आपके पास स्टॉक। तो स्टॉक हमारे पास बचा था 58,440। 58,440। तो आपके पास जो टोटल एसेट्स आया है वो आया है 1,36,036। ये आपकी करंट एसेट है। अब इसमें हम मिलाएंगे फिक्स्ड एसेट। देखते हैं हमारे पास फिक्स्ड एसेट कौन से गिवन है। सबसे पहला जो मुझे नज़र आई है बिल्डिंग्स, 1,25,000 की बिल्डिंग्स। मैं यहाँ पे बिल्डिंग्स लिख देता हूँ 1,25,000। और उसके अलावा कोई और मेरे पास फिक्स्ड एसेट गिवन है। फिक्सचर्स है 1,106। 1,106 की है मेरे पास फिक्सचर्स। तो आप देख सकते हैं जो टोटल वैल्यू मेरी एसेट्स की आई है वो आई है 2,62,142। उसी के साथ हमारी राइट साइड पे भी यही वैल्यूज़ आनी चाहिए, जिसको हम कह सकेंगे कि हमारा बिजनेस वगैरह और हमारा सवाल बिल्कुल करेक्ट है। तो सबसे पहले मेरे पास क्रेडिटर की वैल्यू तो लाइबिलिटीज़ में होगी, इसलिए मैंने उसको पहले से लिख दिया। क्रेडिटर्स की वैल्यू है 24,870। 24,870। 24,870। इसी के साथ आपके पास इनिशियल कैपिटल आपके पास गिवन है 2,10,560। 2,10,516। इसी के साथ हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है ड्राइंग की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, जो कि है 37,320। 37,320। और ऐड करना है इसमें हमारे नेट प्रॉफिट को, जो कि निकला था 64,076। 64,076।
और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे दोनों साइड बिल्कुल इक्वल आ चुके हैं पहली दफ़ा में ही, जिसको चलते हम कह सकते हैं कि हमारा बिज़नेस बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। हमने हर एक चीज़ की अच्छे से कैलकुलेशंस की है, हमारा नेट प्रॉफिट बिल्कुल सही निकला है और हमारा सवाल भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसी के साथ हमारा ये जो हमने पहले ट्रेडिंग एंड लॉस अकाउंट बनाया, उसके बाद हमने बैलेंस शीट बनाई, इसी को कहते हैं सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि सवाल में रिक्वायरमेंट थी। तो ये हमारा सवाल था। ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। ये सवाल था हमारा 9.5A, जिसका हमने ये इनकम स्टेटमेंट बनाई थी। इनकम स्टेटमेंट के बाद ये फार्मूलाज हैं और फिर आपकी ये बैलेंस शीट। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मिलते हैं अब अगली वीडियो में 9.6A में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब भी कोई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।